नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अलीबाबा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, उसके बारे में। साथ ही उसके फाउंडर मिस्टर जैक मा की सक्सेस स्टोरी के बारे में। मिस्टर जैक मा के फेलियर्स के बारे में हमने कई बार सुना है कि कैसे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में फेल हुए थे, उनको कई सारे जॉब से रिजेक्शंस मिली थी, एटसेट्रा। तो आज हम उनकी बिजनेस स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे बिजनेसेस में भी उन्हें अलग अलग तरह के फेलियर्स आए। तो आज हम उनकी पूरी इंटरेस्टिंग बिजनेस जर्नी को डिटेल में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैक मा का जन्म अक्टूबर 1964 में चाइना के हांगझोउ में हुआ। तब चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ खास नहीं थी और गरीबी लगभग पूरे चाइना में फैली थी। वो ऐसा दौर था जिसमें लगभग चाइना की सारी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज थी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस नहीं के बराबर थी। हैंगझोउ एक टूरिस्ट स्पॉट था जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे। 1972 में हैंगझोउ में यूएस के तब के प्रेसिडेंट मिस्टर रिचर्ड निक्सन ने एक विजिट दी, जिसके बाद हैंगझोउ में टूरिस्ट का आना जाना काफ़ी बढ़ गया। और ऐसे ही कुछ टूरिस्ट से बातचीत करके जैक मा को इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। इंग्लिश के बारे में वो इतने पैशनेट थे कि सुबह 5-5:30 बजे उठकर वो हैंगझोउ के बड़े बड़े होटल्स के पास जाते थे और वहाँ पर जो भी विजिटर्स आते थे उनसे वो ये डील करते थे कि मैं आपको इस सिटी का पूरा टूर कराऊंगा, इस सिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे कुछ इंग्लिश के लेसन्स देने होंगे। तो इस तरह के जुगाड़ करके उन्होंने इंग्लिश सीखी। एक्चुअली जैक मा को जैक ये नाम ऐसे ही उनके एक टूरिस्ट दोस्त ने दिया था। जैक मा का नाम पहले मायून था। जैक मा के घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, इसलिए उनका और उनकी फैमिली का यही फोकस था कि जैक मा जल्द से जल्द अपनी एजुकेशन पूरी कर ले और जल्द से जल्द कोई जॉब पकड़ ले। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाइना में गाओकाओ नाम की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसके पहले अटेम्प्ट में जैक मा को 120 में से सिर्फ 1 पॉइंट मिला। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के फेलियर के बाद उन्होंने मैगजीन डिलीवरी का काम किया। वो प्रिंटिंग प्रेस से मैगजीन पिक करते थे और उसे हैंगझोउ के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते थे। उसके बाद उन्होंने फिर से इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया, जिसमें उन्हें 120 में से 19 पॉइंट्स मिले। तो इस बार भी वो फेल हो गए। जिसके बाद उन्होंने अलग अलग होटल्स में वेटर की जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया और वहां पर भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर से गाओकाओ का 3rd अटेम्प्ट दिया, जिसमें वो पास हो गए। जिसके बाद उन्होंने हैंगझोउ टीचर्स इंस्टीट्यूट इस कॉलेज में एडमिशन ली। 1988 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अगेन जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगे। कई सारे रिजेक्शंस के बाद फाइनली उन्हें इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई। टीचिंग उन्हें काफ़ी पसंद थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट से कुछ सालों तक टीचिंग का काम किया। 1970-1980 तक चाइना की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर चाइना को आगे बढ़ना है तो चाइना को बाहर से कैपिटल लाना होगा, साथ ही प्राइवेट बिजनेसेस को चाइना में अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। तो 1980s से इस चीज़ पर काम करना शुरू हुआ और 1990s में इसका इम्पैक्ट दिखने लगा। 1990s तक चाइना में बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस होने लगे। इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते हैंगझोउ में भी बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस शुरू हुए और इन्हीं बिजनेसेस में जैक मा को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, जो कि आगे चलकर उनका पहला बिजनेस बनी। जैक मा ने देखा कि हैंगझोउ में बहुत सारे बिजनेसेस थे जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे थे, जिनकी दूसरी कंट्रीज में भी अच्छी खासी डिमांड थी, लेकिन क्योंकि वो बिजनेसेस कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए अपने प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज में नहीं बेच पा रहे थे। और ऐसे में उन बिजनेसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंग्वेज बैरियर। ऐसे में मिस्टर जैक मा ने अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने रखा होप। होप चाइनीज लैंग्वेज मांदरिन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। तो जिन लोकल बिजनेसेस को दूसरी कंट्रीज के कस्टमर्स अट्रैक्ट करने थे, वो अपनी मार्केटिंग या जो भी कम्युनिकेशन है वो जैक मा की कंपनीज के जरिए करवाते थे। अपने इस बिजनेस के लिए जैक मा को बहुत से छोटे मोटे बिजनेसेस से इंटरेक्ट करना पड़ता था, जिससे उन्हें छोटे मोटे बिजनेसेस के बारे में कई सारी नॉलेज पता चली कि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं उनकी क्या नीड्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एटसेट्रा। और ये सारी चीज़ें उन्हें आगे चलकर अलीबाबा के बिजनेस में काम आई। जैक मा का ये पहला बिजनेस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया और जल्दी फेल हो गया। अपने पूरे करियर में जैक मा को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी बहुत काम आई। अपने इस पहले लैंग्वेज ट्रांसलेशन बिजनेस की वजह से, साथ ही एक इंग्लिश टीचर होने की वजह से हैंगझोउ में सभी को पता था कि अगर उन्हें इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें जैक मा के पास जाना चाहिए। ऐसे ही हैंगझोउ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उसका एक अमेरिकन कंपनी के साथ पेमेंट इशू चल रहा था, जिसके लिए उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसे इंग्लिश आती हो और जो यूएस जाकर उस कंपनी से डील कर सके। ऐसे में जैक मा का ही नाम उनके सामने आया। जैक मा ने तुरंत लोकल गवर्नमेंट के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वो यूएस चले गए। और यहीं पर कुछ ऐसी चीजें पता चली जिसके चलते उनकी पूरी लाइफ बदल गई। यूएस जाकर उन्हें इंटरनेट के बारे में पता चला। इंटरनेट के बारे में अच्छी खासी जानकारी लेने के बाद उन्हें पता चला कि इंटरनेट एक रिवोल्यूशनरी चीज साबित हो सकती है, जो पूरी दुनिया को और बिजनेस वर्ल्ड को बदल सकती है। जैक मा के पहचान के एक पर्सन थे जिनके रिलेटिव्स यूएस में रहते थे और उनका नाम था मिस्टर स्टुअर्ट ट्रस्टी। स्टुअर्ट ट्रस्टी यूएस की एक कंपनी में इंटरनेट कंसल्टेंट थे। तो जब जैक मा यूएस के ट्रिप पर थे तो वो स्टुअर्ट ट्रस्टी के साथ ही रहे और उनके साथ रहते वक्त उन्हें इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि स्टुअर्ट खुद एक इंटरनेट कंसल्टेंट थे। तो इंटरनेट और वेबसाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में जैक मा को स्टुअर्ट से डिटेल में पता चला
जब उन्होंने अलग अलग चाइनीज बिजनेस के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो उन्हें पता चला कि बहुत ही कम चाइनीज बिजनेसेस इंटरनेट सर्च पर अवेलेबल है। और फिर यहीं से उन्हें अपने दूसरे बिजनेस की आइडिया आई, जिसका नाम उन्होंने रखा था चाइना पेजेस। चाइना पेजेस के जरिए चाइना के जो अलग अलग बिजनेसेस हैं वो इंटरनेट पर लिस्ट हो सकते थे, जिसके बाद उनके कस्टमर्स को इंटरनेट पर ही उनके बारे में पता चलेगा और डायरेक्टली चाइना पेजेस के जरिए वो उन बिजनेसेस से कनेक्ट हो पाएंगे। तो चाइना पेजेस एक बिजनेस डायरेक्टरी थी। तो chinapages.com शुरू करने के बाद जैक मा और उनकी टीम अगेन अलग अलग बिजनेस के पास जाने लगी और उन्हें चाइना पेजेस पर लिस्ट होने के लिए अप्रोच करने लगी। बट प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम यूएस में तो इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा हो चुका था, लेकिन चाइना में तब इंटरनेट काफी महंगा हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग इंटरनेट यूज करते थे। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने बिजनेसेस चाइना पेजेस पर लिस्ट करने के बावजूद भी उन्हें ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे और फिर जैक मा का ये दूसरा बिजनेस भी फेल हो गया। इन दो बिजनेस फेलियर्स के बाद जैक मा ने जॉब करने के बारे में सोचा। फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जॉब करने के लिए अप्लाई किया और वहां पर वो सिलेक्ट भी हो गए। वहां पर वो अलग अलग छोटे मोटे बिजनेसेस को हेल्प करने लगे। जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था chinamarket.com, जिसके जरिए अलग अलग छोटे मोटे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स उस वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते थे, जहां पर कस्टमर्स डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करेंगे। यहाँ पर चाइना मार्केट का बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि चाइना मार्केट एक गवर्नमेंट कंपनी थी, जिसकी वजह से जो कंप्लायंसेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। साथ ही गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से डिसीजन मेकिंग में कई सारे डिले होते थे, जिसका सीधा इम्पैक्ट चाइना मार्केट के बिजनेस पर होता था। और इन सारी प्रॉब्लम्स को देखकर जैक मा को लगा कि एक गवर्नमेंट कंपनी कभी भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी नहीं चला सकती है, इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी की ही ज़रूरत है। और फिर उन्होंने अलीबाबा शुरू की। उन्होंने साल 1999 में अलीबाबा शुरू की और तब तक इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छा खासा फैल चुका था। चाइना में सब जगह इंटरनेट बहुत इजीली और सस्ते में अवेलेबल था। तो अपने दो बिजनेस फेलियर्स के बाद जैक मा ने अपनी तीसरी कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने अलीबाबा रखा। जब वो सैन फ्रांसिस्को के कॉफी शॉप में बैठे थे तब उन्हें अलीबाबा की आइडिया आई। उनके दिमाग में आया कि जैसे अलीबाबा ने एक सीक्रेट पासवर्ड की मदद से खजाना ढूंढ लिया था, उसी तरह अलीबाबा ये कंपनी छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए पूरी दुनिया में बिजनेस करने का रास्ता खोल देगी। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि अलीबाबा ये नाम एशिया में लगभग सभी को पता है, तो लोगों को इस नाम को याद रखने में भी आसानी होगी। तो अलीबाबा चाइना का एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभर आया, जिससे आगे चलकर बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प हुई। शुरुआत में अलीबाबा के लिए जो कैपिटल चाहिए था, उसके लिए उन्होंने अपने अपार्टमेंट के जो 17 फ्रेंड्स हैं उन्हें अप्रोच किया। उन्होंने अलीबाबा के प्लान्स और अलीबाबा के पूरे विजन के बारे में उन्हें समझाया और उन 17 लोगों ने तुरंत अलीबाबा में इन्वेस्ट किया। अगेन शुरुआत में बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने में उन्हें डिफिकल्टी हुई। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ कई सारे बिजनेसेस को अप्रोच किया और धीरे धीरे बिजनेसेस उनके साइट पर लिस्ट होने लगे। अलीबाबा के बिजनेस को देखकर और भी बिजनेसेस B2B ई कॉमर्स में एंटर करने लगे और यहाँ पर जैक मा को अपने एक्सपीरियंस का फायदा मिला। उनके जो पहले दो बिजनेसेस थे उनमें भी उन्हें छोटे मोटे बिजनेसेस के साथ डील करना था, जिसके चलते उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनका काम करने का तरीका, ये सारी चीजें पता थी और उस नॉलेज और विजडम को सही जगह यूज करके वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। अपने इस बिजनेस को चलाने के लिए जैक मा को अच्छे खासे कैपिटल की जरूरत थी। अक्टूबर 1999 में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन रेज किए और उसके बाद अगले साल ही यानी साल 2000 में उन्होंने सॉफ्टबैंक से $20 मिलियन रेज किए। आगे चलकर ये इन्वेस्टमेंट सॉफ्टबैंक के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट साबित हुई। सॉफ्टबैंक की ये $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट 2014 तक $60 बिलियन हो गई। साल 2003 में अलीबाबा ने B2C ई कॉमर्स शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने ताओबाओ रखा। उस टाइम अलीबाबा एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि जैक मा को तुरंत B2C ई कॉमर्स में नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने पहले B2B बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए और उसके बाद ही B2C बिजनेस में एंटर करना चाहिए। लेकिन जैक मा ने नहीं माना। उन्होंने 2003 में ताओबाओ को लॉन्च किया और 2005 तक ताओबाओ का ई कॉमर्स मार्केट में 70% मार्केट शेयर हो गया। ताओबाओ इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उनका सबसे बड़ा कंपटीटर ईबे 2006 में चाइना छोड़कर चला गया। एक्चुअली जब ताओबाओ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था तब ईबे ने उसे अक्वायर करने की कोशिश की, लेकिन जैक मा ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। अलीबाबा हर साल 11 नवंबर को सिंगल्स डे मनाता है, जिसके लिए वो अच्छे खासे ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। 2019 के सिंगल्स डे की बात करें तो 11 नवंबर 2019 इस एक दिन में ही उन्होंने $38 बिलियन का सेल किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बाद में धीरे धीरे जैक मा ने अलीबाबा ग्रुप के अंडर बहुत सारी अलग अलग कंपनी शुरू की और उन्हें सक्सेसफुल भी बनाया। अलीबाबा.com, ताओबाओ, टीमॉल, ईताओ, अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग, अली एक्सप्रेस, अली पे एटसेट्रा, ये सारी अलीबाबा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनीज है। साल 2014 में अलीबाबा ने अपना IPO लाया। उस IPO की साइज $25 बिलियन थी, जो कि तब तक का दुनिया का सबसे बड़ा IPO था। अभी पिछले साल ही अपने 55th बर्थडे पर यानी 15 अक्टूबर 2019 को उन्होंने चेयरमैन पद से रिजाइन कर दिया और अब वो फुल टाइम फिलैंथ्रोपी पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी फरवरी 2020 में जैक मा की नेटवर्थ $43 बिलियन है, यानी करीब 3 लाख करोड़ है। फिलहाल वो चाइना के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है और एशिया के थर्ड। आज अलीबाबा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन $570 बिलियन है, जो कि 40 लाख करोड़ के करीब आता है। अपनी जैक मा फाउंडेशन के जरिए अपना पैसा अलग अलग जगह पर डोनेट भी करते हैं। मिस्टर जैक मा अपने फेलियर्स में प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो जिंदगी में बहुत कुछ सीख पाए उन फेलियर्स की वजह से। उनके कई सारे फेलियर्स भी ऐसे थे कि जिसमें बस वही रिजेक्ट हुए थे। जब वो KFC में जॉब के लिए गए थे तो वहाँ पर 24 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से 23 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था और बस एक ही कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था, जो कि जैक मा थे। जब वो एक होटल में वेटर की जॉब के लिए गए थे अपनी कजिन के साथ, तो उनके कजिन सिलेक्ट हो गए, लेकिन उनको रिजेक्ट किया गया। जब वो पुलिस की जॉब के लिए गए थे तो वहाँ पर 5 लोग थे, उनमें से 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया और बस एक ही पर्सन को रिजेक्ट किया गया था, जो कि जैक मा थे। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फेलियर्स के बावजूद भी वो फिर से खड़े हुए। अपने उन 2 बिजनेस फेलियर्स के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से और एक बिजनेस शुरू किया, जो कि आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस में आता है। मिस्टर जैक मा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, साथ ही वो टेक्नोलॉजी में भी अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया की एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी कंपनी खड़ी की। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि जो भी एक्सक्यूजेस हम खुद को देते रहते हैं वो बहाने होते हैं और कुछ नहीं है। फिलहाल फिनोवेशंस में स्कॉलर फीस चल रहा है, जिसमें हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 33% ऑफ दिया जा रहा है, बिना कोई टर्म या कंडीशन के। साथ ही इन ऑफर्स में कोर्सेज की जो वैलिडिटी है वो 1 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम की जाएगी। तो इस तरह की बहुत बड़ी ऑफर आपको शायद ही फिर कभी मिलेगी। तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।